हेलो एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन सीरीज का तो चल रहा है, जिसमें 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपके खिदमत में हाजिर है अपने जवाबदेही देने के लिए कि हमें देखिए और हमें तैयार कीजिए। जवाब बोर्ड में जाके दीजिएगा, मजे वहां लीजिएगा हमारे साथ। ये क्वेश्चन आएगा और हूबहू यही छाप के आ जाना है, गर्दा उड़ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3 बट फॉस्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ। एक्सप्लेन। कह रहा है कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है NCl3, जबकि फास्फोरस 3 भी बॉन्ड बनाता है PCl3 एंड 5 बॉन्ड भी बनाता है PCl5। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों तो मैं बता देता हूं। आइए, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2d। 2d होता है क्या? अरे यार 2d नहीं होता, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो देखिए यहां ऐसे अगर हम लिखे, हुम्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को सिंगली भरिएगा ऑर्बिटल में, तो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल अगर भरें तो ऐसे ही ना भरेंगे। 3 है इसमें तो सिंगली एक एक भर दिए, अब ज्यादा होता तो इधर भरते, लेकिन है ही नहीं। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और आप लोग केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़े होंगे, कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्ड वो एटम बनाएगा। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बॉन्ड कितने बनेंगे मुन्ने? 3। बोलो ना मुन्ना, कितना बनेगा? 3। तो सो इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन फॉर्म करेगा 3 बॉन्ड। यहां मैंने लिख दिया नाइट्रोजन है नो वेकेंट ऑर्बिटल, सो इट्स नो अंडरगो एक्साइटेशन। सो इट्स नो अंडरगो एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए यह नहीं जाता है। अब एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन का मतलब होता है हायर एनर्जेटिक स्टेट। जैसे ही एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। सॉरी, फास्फोरस का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। यहां 3d होती है, थर्ड ऑर्बिटल d की शुरुआत थर्ड ऑर्बिट से होती है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो 3s2 3p3 3d 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां निकल के आएंगे 3। हमने लिखा है बट इन एक्साइटेड स्टेट, यानी जब हमने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन आया, कोलाइड हुआ यहां, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चल जाएगा वहां से वहां। अब मान लीजिए अपने पास यह 3 रूम खाली है, 3 रूम खाली है और ये सब सिंगल बेडरूम है। जैसे इसमें 3 सिंगल बेड में 3 रूम है सिंगल बेड, तो 3 बच्चे इसमें आ गए। एक सिंगल बेड में यहाँ डबल बच्चे हुए हैं, 2 लड़के हैं, मजा नहीं आएगा। सिंगल बेडरूम है, 2 लोग हैं, स्टेबल ही है लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करेंगे क्योंकि इधर वैकेंट पड़ा हुआ है। जैसे कोई कहेगा क्यों साथ में हो यार, ढकेल देगा फटाक से, ये इधर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा तब न जब होगा। यहां होता तो जाता, नहीं था इसलिए नहीं गया। यहां तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये जंप कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है बट इन एक्साइटेड स्टेट 1 3s इलेक्ट्रॉन, यानी ये 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तीसरे ऑर्बिटल से 3s से 3d ऑर्बिटल में, यानी 3s से 3d में जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। सो इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की अब कंडीशन क्या होगी? सो देखिए 3s, s में एक इलेक्ट्रॉन, p में ऑलरेडी 3 है और d में एक आ जाएगा। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 तो पहले थे, यहां एक भाग गया तो एक बचा, तो ये और एक यहां आ गया 5। कितने? 5। तो ग्राउंड स्टेट में कितने थे अनपेयर्ड? 3। और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हो गए? 5। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनेगा PCl3 एंड एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनेगा, दैट इज PCl5। PCl5 कितने बनेंगे? 5। कौन सा? PCl5। क्लियर है क्या? तो मैंने वही लिखा है, सिंस ग्राउंड स्टेट फास्फोरस हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इन एक्साइटेड स्टेट फास्फोरस हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आगे इधर लिखा है सो फास्फोरस फॉर्म 3 बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट
and 5 bonds in excited state। तो इस लेक्चर सीरीज का ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस लेक्चर का अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज। उन शब्दों को पे विशेष ध्यान देना है जो कि कंसेप्चुअल है, जिनसे कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। कह रहा है व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विथ एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज कर जाता है। सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे पानी है तो उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो क्या करेगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कमजोर होगी तो जल्दी जल्दी वेपर में बनेगा, वेपर बनेगा, गर्म करेंगे वेपर बनेगा, तो वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे हमने उसमें चीनी डाल दिया, उसके पोरस में आके चीनी भर भर गया, तो अब क्या हो गया, उनकी पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई। जब डेंसिटी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अब जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। हो गया यार, इसी बात को तो लिख दिए हैं। When a non-volatile solute is added with liquid, then intermolecular force of attraction increase। क्या होता है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे प्योर सॉल्वेंट है पानी, तो देखिए तो मैंने थोड़ा दूर दूर दिखाया है, यानी इनकी बॉन्डिंग वीक होती है, पानी की बॉन्डिंग वीक होगी तो ये ज्यादा वेपर में बनेगा, तो वेपर बनेगा ज्यादा, क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगा कम और वेपर प्रेशर होगा ज्यादा। क्लियर। यहां आइए, अब जैसे हमने इसमें ला के सॉल्यूट डाल दिया, जैसे ही सॉल्यूट डाल दिया, अब ये सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ मिलकर देखिए इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। इसमें डेंसिटी मैंने कम दिखाया भी है, इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंस बनाया है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि वेपर बनना ही बंद हो जाएगा या कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वही बात तो लिखे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये 2 नंबर में आता है, इससे ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल जानना है, बहुत ब्रॉड लेवल पे स्टडी करना है, तो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए सेशन में जुड़िए दिलीप सर के साथ, डायनेमिक तरीके से पढ़िए, डायनेमिक स्टार के साथ। मिलते हैं इस क्वेश्चन के कौन सा, इस लेक्चर का 3rd क्वेश्चन में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 3rd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आइए वरना शुरू करते हैं इस लेक्चर सीरीज की अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd होगा शायद, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन। कार्बन वाई कार्बन से कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की, ऐसा क्यों। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पहले बता दो मेरे को यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जल्दी बता दो। कोई बताया कि नहीं, नहीं यार नहीं बताया, मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। जब आउटर मोस्ट सेल में, जैसे ये एटम हो गया, मान लीजिए यहां एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसे ही सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होगा उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। हो सकता है एनर्जी रिलीज भी हो, एब्जॉर्ब भी हो, क्या होगा इसके लिए डिटेल स्टडी करना होता है। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं पूरे 3 घंटे का लेक्चर लेता हूं यार, 2 लेक्चर लग जाते हैं मैं जब पढ़ाता हूं इसको, क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक उठाता हूं तो मिनिमम 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 लेक्चर मैं पढ़ाता हूं। बहुत ब्रॉड लेवल पे इसका एप्लीकेशन करना है, जहां से जेईई के नीट के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ईच क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो बोर्ड का है, तो खैर बोर्ड वाला ही मजा लिया जाए, अभी ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो मजा फिर उधर चले गए, वो तो मजेदार बहुत है लेकिन फिर इधर नहीं आ पाएंगे जल्दी, इसलिए यहीं पे आते हैं।
तो बस समझे कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे कब, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कमरा है, 3 रूम है, उसमें तीनों में एक एक लोग हैं, तो चौथा कोई आएगा आप रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे। अरे भाई हम काहे को रखे तेरे को? क्लियर है? अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो ये लोग रखना चाहेगा, ये नहीं रखना चाहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो ये फटाक से रख लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि 3 कमरा है, 2 में 2 लोग हैं, एक खाली है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वही ना होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां हाई नहीं है वहां तो कम होगा। या जबरदस्ती जोड़ भी लिए तो थोड़ा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन जल्दी खींचना कौन चाहेगा? ये, क्योंकि इसके पास वैकेंट है। कौन सा वैकेंट? पी ऑर्बिटल है। तो जहां भी, इसीलिए ये कंसेप्ट आता है कि जहां भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने जस्ट पीछे वाले रेस्पेक्टिव वाले एटम से थोड़ा कम हो जाता है। मैंने लिखा भी है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स आर लेस देन जस्ट रेस्पेक्टिव एटम्स। जस्ट रेस्पेक्टिव का मतलब जो उसके जस्ट बगल में है, तो जस्ट आगे वाला नहीं, जस्ट पीछे वाला से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। सो हियर नाइट्रोजन है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, देखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बट कार्बन है पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। पार्शियल है, पार्शियल किसको कहते हैं? जो ना हाफ फील्ड हो ना फुल फील्ड। हाफ फील्ड ये है, फुल फील्ड किसको कहेंगे? कि 3 ऑर्बिटल है, दोनों में, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो फुल फील्ड, हाफ फील्ड। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी है, अरे यार इसको क्यों मिटा दिए, तो क्या होगा? पार्शियल फील्ड। क्लियर? तो कार्बन का पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से थोड़ा कम हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने लिखा भी है नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बट कार्बन है पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नीचे लिखा हुआ है, जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है, देखिए मैं इसको मिटा के करता हूं। ये क्वेश्चन है C6H6। C6H6 क्या होता है मुन्ना? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन। ये बेंजीन है, इसको अगर हम Cl2 देंगे, FeCl3, FeCl3 इस कैटेलिस्ट का वर्क करता है। ये कैटेलिस्ट जो है इसको खींचता है, Cl इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक पर प्लस एक पर माइनस, प्लस माइनस, ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ से आके। मैकेनिज्म में अभी बात नहीं कर सकता, मैकेनिज्म की बातें ज्यादा जरूरत नहीं है। ये 2 नंबर में है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मैकेनिज्म के लिए आइए, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाता हूं आपके रूह में उतर जाएगा, ब्लड में जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, मैकेनिज्म आपके रूह में दौड़ेगा, आपके खून के साथ। आइए, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, इसे क्लोरीनेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। ऐसे बनाइए ना, ये है, यहां Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्या था? बेंजीन, बेंजीन। और ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट ए हो गया। कह रहा है इसको CH3Cl देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 इज लेविज एसिड। क्या है? लेविज एसिड। जब लेविज एसिड के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो इसे क्या कहते हैं? बहुत लाजवाब रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा क्या होता है भाई? मेरे को तो समझ नहीं आई। यहां कोई ग्रुप लगा है तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। क्या है? पैरा। तो ये ग्रुप जो लगा है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी ये टूटेगा तो हो जाएगा CH3 पर प्लस
और Cl पर माइनस ये CH3 प्लस यहां आके जुड़ेगा और यहां आके जुड़ेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा Cl, यहां CH3 अब प्लस Cl, यहां CH3। तो देखिए ऑर्थो पैरा क्लोरो, ये क्लोरीन जो है ये ऑर्थो पैरा डाइरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके लिए विस्तार से हम बोले ना रिएक्शन मैकेनिज्म में जानेंगे। तो ये ऑर्थो बन गया, ये पैरा बन गया, तो प्रोडक्ट बी में ये भी होगा और ये भी होगा, प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अच्छे से इसको तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए इन क्वेश्चनों के साथ, खेलिए केमिस्ट्री के साथ मजे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।